नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 जुलाई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन और डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो डेली न्यूज एनालिसिस में इन्वायरमेंटल केसेस के ज्यूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा कमजोर किया जा रहा है कुछ अमेंडमेंट्स करके। इन्वायरमेंटल वायलेशन के केसेस में पहले जो जेल की सजा होती थी, इसको फाइन पेनाल्टी में बदला जा रहा है, लेकिन जो फाइन पेनाल्टी का अमाउंट है उसको 5 गुने से 100 गुने तक बढ़ाया जा रहा है। इस न्यूज को समझेंगे। फिर जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती है, राज्यसभा के अंदर जो कमिटी बनाई जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसके टेन्योर को यहां पे बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। फील्ड विजिट्स को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर नाटो के एक्सेशन के प्रोटोकॉल को स्वीडन और फिनलैंड ने साइन कर दिया है। तो मतलब बेसिकली स्वीडन और फिनलैंड ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहां पे जमा कर दिया है, लेकिन अब जितनी भी नाटो के मेंबर कंट्रीज है उनकी पार्लियामेंट जब अप्रूवल दे देंगी, तब स्वीडन फिनलैंड नाटो के मेंबर बन जाएगा। अब यहां पे टर्की ने एक वार्निंग इशू की है। क्या वार्निंग है, इसको देखेंगे। फिर कश्मीर के अंदर जो G20 की कुछ मीटिंग्स को कंडक्ट करने की इंडिया ने बात की थी, उसको पाकिस्तान ने अपोज किया है। पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने अपोज किया, अब उनके एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अपोज कर रहे हैं। ये न्यूज क्या है, इसको यहां पे देखेंगे। प्लस पाकिस्तान के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, खासकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे चाइना ने एग्जीक्यूट कर दिया है। ये न्यूज यहां पे देखेंगे। फिर जो हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जो कि हमारा खुद का बनाया हुआ है, इसके ऊपर जेट्स को डिप्लॉय करना है, फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना है। तो वो कौन सी कंट्री का होगा, फ्रांस का होगा, यूएस का होगा, डसॉल्ट होगा, F-18 होगा, उसके बारे में बात की जा रही है। और पैडी सोइंग यानी चावल की खेती को बढ़ाना चाहिए, ऐसा राज्य की सरकारों को निर्देश दे रही है कौन, केंद्र की सरकार। तो एक ये न्यूज देखेंगे। तो ये तो होगी भाई डेली करंट अफेयर्स की न्यूज। एडिटोरियल में हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो भाई एडिटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ जी, सॉरी, ये एकदम से एंड बटन दब गया और बिल्कुल पीपीटी के एंड पे पहुंच गए। तो एडिटोरियल में एक तो इंडियन एविएशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये GR गोपीनाथ साहब ने लिखा है, एयर डेक्कन नाम की कंपनी के फाउंडर है। तो इंडियन एविएशन सेक्टर कैसे ग्रो किया है और दुनिया भर में इंडियन एविएशन सेक्टर कैसे भी बहुत पीछे है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। श्रीलंका की मीनिंगफुली किस प्रकार से और मदद की जा सकती है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ट्यूबरक्लोसिस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरऑल क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। क्यों हमारा पहले 1960s का ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम फेल हो गया, उसके बाद WHO वाला प्रोग्राम भी फेल होता नजर आ रहा है। आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की सरकार एजुकेशन के फील्ड में जो भी इनिशिएटिव्स लेके आ रही है कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रही है, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है, उसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। दो आर्टिकल्स और है। एक तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाला इशू, जिसमें फेक न्यूज का मुद्दा है। अभी आपने सुना होगा कि वायनाड में जो राहुल गांधी जी का पार्टी ऑफिस था, इसको तोड़ दिया गया SFI के एक्टिविस्ट के द्वारा। तो इनको बच्चा बोल के राहुल गांधी जी ने माफ कर दिया। हालांकि उस न्यूज को इस प्रकार से दिखाया गया कि बच्चा यहाँ पे राहुल गांधी जी किसको बोल रहे हैं, उदयपुर में कन्हैया लाल के किलर्स को। तो इस प्रकार की फेक न्यूज को रोकना जरूरी है। समय मिला तो इस आर्टिकल को बात करूंगा। और एक और बहुत अच्छा आर्टिकल की हैंड कफिंग, बेसिकली आपको हथकड़ी लगाना, हथकड़ी लगाने को लेके अभी क्या क्या कानून है। अब ये आर्टिकल मैं शायद सारे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, कम से कम 5 आर्टिकल्स तो एडिटोरियल के डिस्कस करूंगा, जो छूटेंगे बाकी अलग से आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF प्लस मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाती है। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल दोनों अब एक कंबाइंड वीडियो में आता है, लगभग 1 घंटे या उससे ज्यादा की वीडियो होती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जिससे इस वीडियो के रिकमेंडेशंस को यूट्यूब और प्रमोट करे। यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ ऐसी है, जितना ज्यादा आप इंगेज करेंगे वीडियो के साथ, मतलब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा। इसलिए मैं लाइक शेयर कमेंट के लिए बोलता हूं। हो सके इसके साथ साथ तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वीडियो इस चैनल पे हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब क्या होता है, ऑफ इमीडिएट रेलेवेंस, रेलेवेंस, इंटरेस्ट और इंपॉर्टेंस। किसी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है उसका होना, मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज जो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत काम की, इसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है। समझ गए? तो टॉपिकल मतलब जरूरी है हमारे लिए, अभी इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, जैसे यूपीएससी, तो यूपीएससी इज ऑफ प्राइम टॉपिकल इंपॉर्टेंस टू ऑल एस्पिरेंट्स, जो कि सीरियसली तैयार कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया हो। पहली न्यूज,
सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन एनवायरमेंटल केसेस, मिनिस्ट्री पॉइंट्स टू सजेस्ट टू डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ी पीपीटीज को और इवॉल्व करूं, थोड़ा उनको बेटर करने की कोशिश करूं। पीपीटीज को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है, ओवरऑल पढ़ाने की यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी है इसको मैं कैसे और इवॉल्व कर सकता हूं, कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, उसके बारे में आपके पास सजेशन है तो बिल्कुल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने की बात की है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, और उसमें एक ऐसा प्रोविजन अमेंड किया जा रहा है जहां पे जो वायलेटर्स हैं उनको 5 साल तक की सजा का प्रावधान था या 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान था। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के वायलेशन के लिए 5 साल तक की सजा और 1 साल तक की 1 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान। और अगर आप रिपीटेडली फिर से कुछ गलती करते हो तो दिन की 5,000 रुपए तक की पेनाल्टी, और जो आपकी सजा है वो 5 साल से बढ़ा के 7 साल तक की जा सकती है। तो अभी के लिए एक्ट ऐसा बोलता था। अब इस एक्ट में कुछ चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं। चेंजेस क्या क्या है? पहला चेंज तो ये है भाई कि देखिए, जो जेल की सजा है वो नहीं होगी यहां पे, फाइन पेनाल्टी आपकी बढ़ाई जाएगी, और फाइन पेनाल्टी 5 से 100 गुना बढ़ाई जाएगी। तो ये जो 1 लाख की पेनाल्टी आपको नजर आ रही है ये बढ़ के हो जाएगी 5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की, क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज। अब आप बोलोगे सर एक इंडिविजुअल 5 करोड़ रुपए कैसे देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अक्सर कर जो ऑफेंडर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो बिजनेसेस इतना अमाउंट पे कर सकते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस केस में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहां पे ये बोला है कि अमेंडमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि छोटी मोटी गलतियों के लिए एक इंसान को यह डर ना हो कि उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसको डेटर करने के लिए पेनल्टी यहां पे बढ़ाई जा रही है। तो सिंपल वायलेशंस की वजह से जेल का डर ना हो इसलिए इस पर्टिकुलर 1986 के एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। और मेन चीज जो पेनाल्टी है 1 लाख की उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो ये एक मेजर डिटरेंट होगा ऐसा सरकार का बोलना है। प्लस यहाँ पे कुछ और अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं। एक एडजुडिकेशन ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा कि एनवायरमेंटल वॉयलेशंस के केस में कितनी पेनाल्टी मारनी है। जब भी एडजुडिकेशन होता है उसमें प्रॉपर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ओवरऑल पेनाल्टी फाइन वगैरह मारा जाता है। ठीक है भाई। प्लस अगर सीरियस वॉयलेशन कर रहे हो आप एनवायरमेंट का, बेसिकली एनवायरमेंट की किसी ऐसी सर्विस को डिस्टर्ब कर रहे हो जिससे सच में किसी की लाइफ पे इफेक्ट आ सकता है, ग्रीवियस इंजरी हो सकती है, तो उस केस में इंडियन पिनल कोड 1860 के रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर भी आपको ट्राई किया जा सकता है, और सेक्शन 24 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी यहां पे इन्वोक हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है कि जो एयर एक्ट है, जो वाटर एक्ट है, एयर एक्ट प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, वाटर एक्ट प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट जेल के प्रावधान है उनको भी यहां पे हटा दिया जाएगा और पेनाल्टी के प्रावधान को यहां पे बढ़ाया जाएगा। बेसिकली जेल में डालने के बजाय यहां पे ओवरऑल सरकार का टारगेट क्या है कि इतने पैसे का फाइन मारो कि एक बार को ये अथॉरिटीज क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट करने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि जेल, अब जैसे किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने गड़बड़ किया, आपने उस एम्प्लॉय को जेल दे दी, कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, आप कंपनी पे ऐसा गंदा फाइन मारो कि कंपनी ही हिम्मत ना करे बाद में कुछ गड़बड़ करने की। जीएस पेपर 2 और 3 एनवायरमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए कि पैडी सोइंग को बढ़ाइए, चावल की खेती को बढ़ाइए। जो सोन एरिया है ना, एज ऑफ 1 जुलाई दिस सीजन वो बहुत कम हो गया, 27% गिरा है, पहुंच गया 43.45 लाख हेक्टेयर्स पे। ये पिछले साल कितना था? पिछले साल इसी पीरियड 1 जुलाई तक जितना इलाका पैडी से सो किया गया था, मतलब जितने इलाके में पैडी के सीड्स लगाए गए थे, वो था लगभग 60 लाख हेक्टेयर, 59.56 लाख हेक्टेयर टू बी प्रिसाइज। ये इस साल 1 जुलाई तक हो गया है 43.45 लाख हेक्टेयर। तो इससे केंद्र की सरकार को थोड़ी टेंशन हो गई है। केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को मैसेज दे रही है कि दुनिया भर में फूड ग्रेन्स की कमी है, चावल और गेहूं की कमी है, तो आप चावल भी उगाइए, साथ साथ गेहूं भी उगाइए, दोनों चीजों के पैदावार को बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ये जो फूड ग्रेन्स के दाम है एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार और गुजरात की सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। इनका यह बोलना है कि सर व्हीट की बजाय राइस की पैदावार मत करिए। मतलब ओवरऑल अगर आप व्हीट को बढ़ावा दे रहे हो, राइस को बढ़ावा दे रहे हो, एक्चुअली में पीयूष गोयल साहब ने, कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिए। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात का बोलना है कि हमारे स्टेट में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे लोग व्हीट खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइस कम प्रेफर करते हैं। तो राइस हटा के आप, सॉरी, व्हीट की हटा के आप राइस डलवाओ, वो ठीक नहीं है। क्या होता है कि बहुत सी जगहों पे राइस की खेती इसलिए नहीं की जाती क्योंकि जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे व्हीट की खेती तक, क्योंकि व्हीट की खेती अक्टूबर के लगभग की जाएगी,
राबी के समय पे, और अभी खरीफ के सीजन में यहाँ पे राइस की खेती की जा रही है। तो एक बैलेंस में यहाँ पे खेती की जाती है अलग अलग फार्मर्स के द्वारा। तो केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि राइस की खेती बढ़ाओ, वीट की भी खेती बढ़ाओ, लेकिन इससे होगा ये कि कुछ जगहों पे वीट की बजाय राइस उगाने लगेंगे। तो इस बात के अगेंस्ट जा रही उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकार। अब यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेके एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया, और इस इंडेक्स से पूरे इंडिया में रैंकिंग दी जाती है कि कौन से स्टेट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे अच्छा काम किया। तो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में नंबर 1 पे निकल के आ रहा है उड़ीसा, नंबर 2 पे निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे निकल के आ रहा है आंध्र प्रदेश। इस पर्टिकुलर इंडेक्स को केंद्र ने बनाया और उसको रिलीज किया पीयूष गोयल साहब ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में त्रिपुरा की पहली रैंक है एनएफएसए एक्ट में। इसी स्पेशल कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक, सिक्किम थर्ड रैंक। आप बोलोगे सर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है? देखिए वो स्टेट जहां पे हिली टेरेन है या बॉर्डर इलाके में, वहां ऑब्वियस सी बात है मेन लैंड से उतनी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। एक तो बॉर्डर इलाकों की वजह से जियोलॉजिकल डिसएडवांटेज, ऊपर से बॉर्डर इलाकों की वजह से मेन लैंड से दूर होना, इसके चलते स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को अलग से थोड़ी मदद प्रोवाइड की जाती है और उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पीयूष गोयल साहब का ये भी बोलना है कि एनएफएसए की इंडेक्स के साथ एक ऐसा इंडेक्स भी लॉन्च किया जाएगा जो कि प्रोक्योरमेंट में रैंकिंग देगा अलग अलग राज्यों को। प्रोक्योरमेंट मतलब कौन सा राज्य कितने उगाए हुए धानों को खरीद रहा है फार्मर से। बहरहाल अभी जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है एनएफएसए एक्ट के अंदर, इससे डेफिनेटली ये बात तो है कि आप ओवरऑल ये पता कर सकते हो कि, समझिए अब एनएफएसए में किसी स्टेट की अच्छी परफॉर्मेंस है, उड़ीसा की अच्छी परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनएफएसए एक्ट के अंदर फेयर प्राइस शॉप सही तरीके से काम कर रही हैं, अलग अलग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप अपने एनएफएसए के रैंकिंग के थ्रू पता कर लिया। लेकिन उससे क्या ग्राउंड लेवल पे पैरामीटर्स बदल रहा है? क्या माल न्यूट्रिशन कम हो रहा है? क्या वेस्टिंग कम हो रहा है? क्या स्टंटिंग कम हो रहा है? क्या भूख कम हो रही है लोगों की? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिर डिजिटाइजेशन में इंप्रूवमेंट है, आधार सीडिंग हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉलेशन हुए हैं यहाँ पे। लेकिन और भी बहुत सी चीजों की जरूरत है। सोशल ऑडिट यहाँ पे कंडक्ट करवाने की जरूरत है। जो अलग अलग राज्यों में स्टेट के फूड कमीशंस काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ उसके कुछ विजिबल इंडिकेटर्स, कुछ फायदे ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी चेक करना जरूरी है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन में न्यूज काम आएगी। फिर नेवी का टारगेट ये है कि या तो फ्रांस से या जो यूएस से फाइटर जेट से वो हम खरीदें। क्यों खरीदें? क्योंकि नेवी का जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ये जल्दी ही कमीशन होने वाला। जल्दी ही कमीशन मतलब साल भर से लेके 1.5 साल के बीच में कमीशन हो सकता है, उससे पहले भी यहां पे हो सकता है। तो इसके लिए फ्रांस और यूएस से एक पैक्ट लगेगा। समझिए, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट करना चाहती है नेवी फ्रांस के साथ, यूएस के साथ। फ्रांस के साथ करेगी तो डसॉल्ट खरीदेगी, और यूएस के साथ खरीदेगी करेगी तो बोइंग F-18। डसॉल्ट रफाल फ्रांस का प्रीमियर फाइटर जेट है और बोइंग F-18 यूएस का। हालांकि यूएस के पास F-35 भी है, लेकिन अपने F-35 जल्दी यूएस किसी को बेचता नहीं है। इंडिया भी उन कंट्रीज में नहीं है। F-35 इज द लेटेस्ट इन यूएस सीरीज ऑफ वॉर प्लेन्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, ऐसा कहा जा रहा है कि अगले महीने कमीशन हो जाएगा। लेकिन ये जो अगले महीने कमीशनिंग वाली चीज है ना, इसके बाद बहुत सी टेस्टिंग चालू होगी, इसलिए मैंने 1 साल बोला यहाँ पे। वैसे तो कहा जा रहा है कि 75वीं वर्षगांठ हमारी इंडिपेंडेंस की मनाने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, इस कंटेक्स्ट में अगले महीने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को कमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसके बहुत से ट्रायल्स बाकी हैं। अभी क्या हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो जी हाँ, रशियन मेड आईएनएस विक्रमादित्य ये हमारे पास है, बट ये इंडिजीनियस नहीं है। हमारा इंडिजीनियस कौन सा है? विक्रांत। इसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होगा, और या तो डसाल्ट रफाल रखे जाएंगे या यूएस F-18 रखे जाएंगे। ठीक है भाई, ये यहाँ पे बताया गया किसके द्वारा? वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे द्वारा। फिर इनका ये भी कहना है कि हमारा एम इंडिजनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में हम लोग डसाल्ट रफाल से या F-18 से ही अपना काम चलाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम अपना एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाएंगे। इसके लिए काम भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, बट इस प्रकार के फाइटर जेट्स को डेवलप होने में समय लगता है। जैसे हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसको डेवलप होने में कई साल लगे हैं, ऑलमोस्ट एक डेकेड लग गया है। तो उसी प्रकार से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को हम बना रहे हैं। जब तक ये अंडर डेवलपमेंट है,
तब तक हमारे अभी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे और आगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर आएंगे उन पे एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने के लिए या तो हम F-18 खरीदेंगे यूएस से, या फिर हम डसॉल्ट रफाल खरीदेंगे फ्रांस से। इससे पहले अगर आप देखो तो 2017 में नेवी ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का टेंडर फ्लोट किया था। 57 ट्विन इंजन कैरियर फाइटर खरीदना चाहती थी नेवी, बाद में इसको 26 कर दिया गया। तो एग्जैक्ट नंबर कितने खरीदे जाएंगे, इस बात को लेकर अभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री में डिस्कशन चल रहा होगा। अभी के लिए न्यूज आई है कि INS विक्रांत के लिए या तो F-18 खरीदेंगे या फिर डसॉल्ट रफाल खरीदेंगे। विक्रांत की बात की जाए तो इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये फाइनल राउंड ऑफ सी ट्रायल्स पे जाएगा इस हफ्ते, और कुछ हफ्तों में ये आप कह लो डीप सी ट्रायल्स में जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रायल्स का हिसाब है ये काफी लंबा चलता है। पहले सी ट्रायल्स होते हैं, फिर एविएशन ट्रायल्स होते हैं। तो सी ट्रायल में जो शिप है वो ओवरऑल हाई सीज में जाके देखता है कि ऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एविएशन ट्रायल्स होते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट को शिप पे रखा जाएगा, वहां से उड़ा के और लैंड करा के देखा जाएगा, वगैरह वगैरह। ओके, अब इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली देखें तो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर काम करता है। इसकी एक मेजर इंटरनेशनल सेमिनार होने वाली है, और नेवल इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन पे सेमिनार होने वाली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वावलंबन। ये जो NIIO है, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको राजनाथ सिंह जी ने अगस्त 2020 में शुरू किया गया था इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें रिसर्च करने के लिए इस NIIO को बनाया गया। जैसे DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी एयरफोर्स के लिए काम करता है, नेवी के लिए भी करता है। उस तरीके से नेवी का एक आप कह लो डेडिकेटेड NIIO बना दिया सरकार ने, नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन नेवी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करता है। ओके भाई, तो इंडियन नेवी के जो 2 पर्सनल्स हैं उन्होंने 38 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए पिछले 2 साल में आप करा है। इनफैक्ट पिछले 2 साल में जितने भी नेवी पर्सनल्स हैं जो कि आप कह लो इंडिजनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व, उन्होंने 38 IPR के लिए अप्लाई किया। रशिया हमारे 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहा है एक जॉइंट एग्रीमेंट में। ओके, फिर ये जो ओवरऑल NIIO है ये समय समय पे सेमिनार करवाता है। जैसे ये सेमिनार है आपका स्वावलंबन, इसमें इंडियन ओशन रीजन की बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, और ओवरऑल यहाँ पे नेवी के इंडिजनाइजेशन और पूरे इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी एंड आप कह लो स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। ये इसमें बदले डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है G20 की जो मीटिंग हो रही कश्मीर में उसके अगेंस्ट। देखिए हुआ क्या, ट्यूसडे को जो कम्युनिस्ट पार्टी रन ग्लोबल टाइम्स है उसमें कियान फेंग का एक आर्टिकल आया। ये डायरेक्टर है ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट एट शिंगुआ यूनिवर्सिटी इन बीजिंग। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने वही स्टेटमेंट दिया कि भाई देखो, G20 की मीटिंग कश्मीर में करा के इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? कश्मीर के ऊपर अपना सोवरेन क्लेम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर इंडिया का है और कश्मीर में शांति है, स्टेबिलिटी है, इसलिए हम इंटरनेशनल मीटिंग्स कश्मीर में करवा पा रहे हैं। और इसको भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा बताया जा रहा है, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताई जा रही है चाइना के द्वारा। बेसिकली चाइना का बोलना यह है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसमें इस प्रकार की G20 मीटिंग से आपको कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। पहले तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर चाइना ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद से चाइना कश्मीर के मुद्दे को लेकर बहुत कुछ वोकल हो चुका है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ है ये तो आपको पता ही है। इसके साथ साथ एक और न्यूज है यहाँ पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर झेलम नदी पर पंजाब और POK के बॉर्डर पे, POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बॉर्डर पे एक डैम बनाया गया है चाइना की 3 गॉर्जेस कॉर्पोरेशन के द्वारा। इस डैम को बोला गया है AJK डैम। तो भाई आप कह सकते हो कि POK, ऑलमोस्ट POK में ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, और POK के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो निकला है इस पे एक डैम यहां पे बना दिया है किसने? चाइना ने। ओके, तो ओवरऑल पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए चाइना बहुत हद तक काम कर रहा है। अभी 30 जून को भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ओवरऑल ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है जाओ लिजियान, इन्होंने क्या बोला कि भाई अलग अलग पार्टीज को यूनिलैटरल मूव्स लेने की जरूरत नहीं है, G20 प्रीमियर फोरम है, तो इस प्रकार से कश्मीर में मीटिंग करवाना ठीक नहीं है। ओवरऑल कश्मीर एक बायलेटरल इशू है, इंडिया और पाकिस्तान का, इसको बातचीत से सॉल्व करना जरूरी है। ऐसी बातें यहाँ पे चाइना बोल गया। जब जर्नलिस्ट ने चाइना से पूछा कि एक तरफ आप POK की बात करते हो, कश्मीर की बात करते हो, सोवरेनिटी की बात करते हो, दूसरी तरफ POK जिसके ऊपर इंडिया का क्लेम है, वहां पे आप जाके डैम बना रहे हो, तो इस बात पे क्या बोला चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने कि भाई ये दोनों इश्यूज अलग अलग हैं।
इंडिया और पाकिस्तान का जो बायलेटरल मुद्दा है कश्मीर को लेके ये अलग है, और हम पीओके में जो डैम बना रहे हैं वो अलग है। हम तो डैम बना के पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोकल इकोनॉमी लोग हैं उनको नौकरियां दे रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं ताकि वहां के गरीब लोग खाना पीना खा सके। तो वो तो हम एक बड़ा ही हम्बल मेजर कर रहे हैं, उसको इस चीज के साथ मत जोड़ो। मतलब चाइना कन्वीनियंटली अपने हिसाब से चीजों को जोड़ता है, हटाता है। ओके। प्लस ओवरऑल ये जो आपके किंग फ्यांग है, ये भारतीय जनता पार्टी को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। तो अब चाइना भी यहां पे हिंदू इंटरेस्ट और कम्युनल प्रोपोगंडा पकड़ के बैठ गया इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है ना, अब बस चाइना ही बचा था आने को। पाकिस्तान बोल रहा था वो तब तो समझ में आ रहा था, चाइना भी बोलना शुरू कर दिया। तो ये ओवरऑल हो गया। तो चाइना पाकिस्तान यहाँ पे टेंडम में कोहेरेंस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओपनली पाकिस्तानी स्टांस को चाइना सपोर्ट करता है इंडिया को पुश बैक करने के लिए। यही हो जाता है दोस्तों, धर्म के नाम पे देश बढ़ गया। पहले एक ही जमीन थी, अब अलग अलग जमीन होने के बाद कितना भसड़ और कितना बवाल हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तो भाई जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। पर अगली न्यूज है, एक पैनल बनाया गया था राज्यसभा के अंदर। देखिए पैनल किस चीज पे बनाया गया है भाई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट फाइनलाइज करती है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए पार्लियामेंट को, इसके लिए एक पैनल बनाया गया फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और एडवाइजर पीपी के रामाचार्य जी के अंदर। इस पैनल को बनाया गया था चेयरमैन वेंकैया नायडू के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली बात है राज्यसभा के चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पैनल ने बहुत डिटेल्ड स्टडी की किस चीज के ऊपर, की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं, ये जो भी जिस इनके काम करने का तरीका पहली बात, उसके बाद जो ये रिपोर्ट देते हैं, मतलब उस रिपोर्ट पे कितनी बातचीत होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पे बातचीत करने के लिए यहां पे इस पैनल ने रिकमेंडेशन दिया है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग में 1 घंटा अलग से डेडिकेट करिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज बनती हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज बनती हैं, एडॉक कमिटीज बनती है। ये कमेटी जो भी रिकमेंडेशन देती है, इनकी रिकमेंडेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ध्यान देने के लिए राज्यसभा की प्रोसीडिंग में डिस्कशन के लिए 1 घंटा अलग से रखो, ऐसा बोल रहा है ये पर्टिकुलर पैनल, जिस पैनल को वेंकैया नायडू द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पैनल ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट दी है। उस एक्सटेंसिव रिपोर्ट में राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट कैसे काम करेगा, बाकी प्रोसीजर्स कैसे होंगे, स्टैंडिंग कमिटीज एडहॉक कमिटीज करेंगी क्या, ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे क्या क्या होना चाहिए, कैसे 1 घंटा बढ़ना चाहिए, घंटे में क्या क्या डिस्कशन होना चाहिए, 130 रिकमेंडेशन यहां पे दिए गए। ठीक है। तो राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के काम करने के तरीके को इंप्रूव करने के लिए जो रामाचार्य कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी यहां पे अपने रिकमेंडेशन देती नजर आ रही है। एक और रिकमेंडेशन यहां पे ये है कि पहले जो कमिटीज के मेंबर फील्ड विजिट करते थे, ये बेसिकली 10 दिन की फील्ड विजिट करते थे मैक्सिमम, और 2 विजिट्स होती थी साल में। अब इनको 3 विजिट्स किया जा रहा है और मैक्सिमम 15 दिन की विजिट हो सकती है। ठीक है भाई, ये सब बातें बताई गई, और एक स्पेसिफिक घंटा एक दिन में राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड होना चाहिए डिपार्टमेंटल रेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज के रिकमेंडेशन को पेरूज करने के लिए, उनको देखने के लिए। फिर क्या बताया गया कि जो सचिवालय का काम होता है राज्यसभा का जो सेक्रेटेरियल वर्क है, 75% काम राज्यसभा की लोअर और मिडिल लेवल के सेक्रेटेरिएट में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। राज्यसभा के सेक्रेटेरियल का जो स्टाफ है ना, वो 10 हैरार्कीज, उसमें 10 लेयर हैरार्की है। ठीक है ना, नीचे से शुरू होकर एकदम टॉप तक। टॉप पे ऑब्वियसली बात है कोई आईएएस ऑफिसर होगा। तो इस कंटेक्स्ट में जो राज्यसभा की सिविल एम्प्लॉयज की इतनी बड़ी जो हैरार्की है, 75% राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो टॉप हरारकी तक पहुंचे, उसको मिडिल या लोअर हरारकी में कंप्लीट और डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन करने के प्रोटोकॉल को ज्वाइन कर लिया, अब रेटिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाटो के 30 एलाइज ने एक एक्सेशन प्रोटोकॉल यहां पे साइन किया है फिनलैंड और स्वीडन को इम्बाइब करने के लिए। फिनलैंड स्वीडन ने भी अपनी हामी दे दी है, लेकिन अब ये जो 30 कंट्रीज हैं इनकी पार्लियामेंट इसको यहां पे रेटिफाई करेंगी। जब तक ये पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई नहीं होता तब तक ऑफिशियली आप देखिए तो स्वीडन और फिनलैंड नाटो का मेंबर नहीं बन सकते। तो ओवरऑल जब ये एक एक्सेशन साइन हुआ फिनलैंड स्वीडन का, तब जो यूरोपियन यूनियन के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं जनरल मार्शिया गियोना, ओके अच्छा नाटो के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं जनरल मार्शिया गियोना, उन्होंने बोला कि अभी के लिए मान लीजिए स्वीडन फिनलैंड नाटो के अंदर आने के प्रोसेस को शुरू कर रहा है, लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं कि हम ट्रूप्स को भेजेंगे। देखिए क्या है ना, रशिया ऑलरेडी उल्टे फॉर्म में आ चुका है। रशिया ये बोल चुका है कि स्वीडन फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करना हो करो, लेकिन अगर स्वीडन फिनलैंड में नाटो की फोर्सेज एक बड़े क्वांटिटी में डिप्लॉय हुई या फिर नाटो की मिसाइल्स लगी तो हम अटैक कर देंगे।
तो इसलिए टेम्पर्स को कूल डाउन करने के लिए अभी के लिए तो नाटो ग्राफ के हेड क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए हम सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। एक और बात है, अभी सिर्फ एक्सेशन हुआ है, रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता तब तक नाटो के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि स्वीडन फिनलैंड के ऊपर अटैक होता है तो वो मदद के लिए आए। नाटो का लॉजिक क्या है कि जो 30 मेंबर्स हैं इनमें से किसी एक के ऊपर भी अटैक हुआ तो दूसरा उसकी मदद के लिए आए। तो तारीफें वगैरह भी होने लगी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बोला कि भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 32 नेशंस यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, 30 नाटो के, 2 फिनलैंड स्वीडन, बड़ी बात है। और बेसिकली यहाँ पे अब हेलसिंकी और स्टॉकहोम यानी स्वीडन और फिनलैंड दोनों नाटो की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस का एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी वो डिफेंस क्लॉज इन्वोक नहीं हुआ है जिसमें अगर स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर अटैक होता है तो नाटो मदद के लिए आएगा। वो क्लॉज कब इन्वोक होगा? जब 30 के 30 नेशन अपनी पार्लियामेंट में फिनलैंड और स्वीडन के एक्सेशन को रेटिफाई कर देंगे। टर्की ने यहां पे वार्निंग दी है कि हमें जो भी प्रोमिस किए गए हैं फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा वो पूरे होने चाहिए। फिनलैंड स्वीडन कुर्दिश मिलिटेंट्स पीकेके वाईपीजी ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करेगा। यूएस बेस्ड क्लेरिक फैतुल्ला गेलोन को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो हम अपनी पार्लियामेंट में फिनलैंड और स्वीडन के एक्सेशन को रेटिफाई करेंगे ही नहीं। तो यहां पे टर्की ने एक शर्त लगाई और टर्की की शर्त माननी पड़ेगी फिनलैंड स्वीडन को, नहीं तो नाटो का मेंबर बनना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टर्की की पार्लियामेंट ने अगर रेटिफिकेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी किसको? स्वीडन को और फिनलैंड को। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो इतनी थी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। अब आ जाते हैं दोस्तों एडिटोरियल डिस्कशन पे। कौन कौन सी चीजें हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंडियन एविएशन से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है इसकी शुरुआत करते हैं, काफी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ ऑथर शुरू कर रहे हैं आर्टिकल को। ऑथर क्या बोलना है कि भाई लगभग 4 डिकेट्स पहले, आज से लगभग 40 साल पहले इंडिया में केवल 2 टेलीविजन चैनल्स होते थे, एक दूरदर्शन 1 और एक दूरदर्शन 2। एक प्रोग्राम आता था इसमें आर के लक्ष्मण का कार्टून। एक चैनल पे कभी इंदिरा गांधी से रिलेटेड न्यूज आ रही होती थी, दूसरे पे संजय गांधी से रिलेटेड न्यूज आ रही होती थी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सरकारी चैनल है तो जो सरकार चाहेगी वही यहाँ पे आएगा। उस समय पे कार कंपनीज की बात करें तो एक कंपनी एम्बेसडर बनाती थी, एक फिएट प्रीमियर पद्मिनी बनाती थी और कोई कंपनी थी ही नहीं कार की। तो 2 मोटरसाइकिल की कंपनी थी, 2 स्कूटर की कंपनी थी। एक इनफेल्ड और आइडियल जावा बाइक्स थी, बजाज और लैम्ब्रेटा के स्कूटर्स थे और यही ऑप्शंस था और कुछ था ही नहीं लोगों के पास। एक टेलीफोन कंपनी थी, 2 एयरलाइंस थी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, बस यही हवाई जहाज उड़ाती थी और कुछ था ही नहीं। और कुछ पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स थे जो कि पूरी तरीके से फाइनेंशियली वायबल नहीं थे। मतलब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थी। फिर आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का समय। पीवी नरसिम्हा राव साव ने रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए यहाँ पे और उनकी मदद की उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। और उसके बाद अगर आप देखो तो इन रिफॉर्म्स को कैरी फॉरवर्ड किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने और राजीव गांधी जी की सरकार ने। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर 500 टेलीविजन चैनल्स है, 20 ऑटोमोबाइल कंपनीज है, 15 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है। सेल फोन के सेक्टर में हम लोग एक रेवोल्यूशन पे आ रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ कंपनीज इंक्लूडिंग रिलायंस जियो मार्केट को मोनोपोलाइज कर रही हैं। ज्यादा प्लेयर्स इस समय पे मार्केट में बचे नहीं, जियो है, एक एयरटेल है, इसके अलावा कोई बड़ा प्लेयर दिखता नहीं। एक वोडाफोन आइडिया है, अलग अलग चल नहीं पाए तो वीआई बना दिया उन्होंने। तो बेसिकली जो पहले फोन मार्केट में अलग अलग, सेल फोन मार्केट में अलग अलग कंपनीज की चॉइसेस थी, वो चॉइसेस थोड़ी कम होती नजर आ रही है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आज की डेट में है, पहले नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में कंट्री वैक्सीन प्रोडक्शन में एक वर्ल्ड लीडर बन चुका है, सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल सर्विसेज में एक वर्ल्ड लीडर बन चुका है। इंडिया के अंदर बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज आ गई हैं। बेसिकली चूंकि ये जो आर्टिकल राइटर हैं ये एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड, तो एविएशन मार्केट के रिस्पेक्ट में ज्यादा बात कर रहे हैं। इनका बोलना है कि जो इंडिया का एविएशन सेक्टर है ये दुनिया के लिए ओपन अप हुआ 1991 में। लाइसेंस राज खत्म हुआ और इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की मोनोपोली खत्म हो गई। प्राइवेट एयरलाइंस आ सकती थी बट शुरुआत में केवल 2 प्राइवेट एयरलाइंस सक्सेसफुल हुई, एक जेट एयरवेज, एक सहारा। सहारा तो खैर पहले बहुत बंद हो गई थी, जेट एयरवेज थोड़ी बाद में बंद हुई, हालांकि बैंक्रप्सी का कुछ प्रॉब्लम थे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेट एयरवेज फिर से वापस आएगी। तो प्राइवेट एयरलाइंस में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बाद 2 ही एयरलाइंस अपनी जगह बना पाई, एक थी आपकी जेट एयरवेज, एक थी आपकी सहारा। ओके, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस का फैशन आना शुरू हुआ 2030 में। जो कॉमन इंसान था जिसके लिए पहले, जैसे अब मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं छोटा था मैं लखनऊ में रहता था, अमौसी एयरपोर्ट के पास। तो अमौसी एयरपोर्ट के पास जाता था, वहां पे बाउंड्री बहुत छोटी हुआ करती थी। तो जब प्लेन टेक ऑफ करते थे ना तो लोग अपनी गाड़ी वगैरह रोक के रुक जाते थे। हमें कोई वापस जा रहा होता बाइक पे तो खड़ी होकर बाइक पे हम लोग देखा करते थे कि भाई प्लेन उड़ रहा है। प्लेन का टेक ऑफ बड़ा अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि यार कभी हम भी बैठेंगे इसमें।
और आज की डेट में तो कॉमन हो गया, ऑलमोस्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अब सबके लिए तो नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं एयर जर्नी को। हो सकता है कि आप एयर जर्नी रेगुलरली ना करते हो, बट अगर कहीं इमरजेंसी में जाना है तो आप एयर की टिकट बुक कर लोगे। 4-5 हजार में आजकल एयर की टिकट मिलती है। ठीक है, तो लो कॉस्ट एयरलाइंस का कंसेप्ट है, लिबरलाइजेशन के दौर में एक कॉमन इंडियन भी सोच पाया, एक गरीब इंडियन भी सोच पाया कि भाई हम भी फ्लाइट के अंदर बैठेंगे। इससे इंडिया एक वाइब्रेंट और इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। हालांकि एविएशन सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम से ऑथर ऐसा बोल रहा है, इंडियन एविएशन को अभी के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सिक मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। बाकी बहुत से सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, एविएशन सेक्टर तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो रेगुलेशंस बहुत सारे लगा रखे हैं एविएशन सेक्टर के ऊपर। रेगुलेशन कौन लगाता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नए एंट्रेंट्स के लिए टफ एंट्री बैरियर्स बना रखे हैं। इस समय पे जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, जो कि एयरप्लेन का फ्यूल होता है, उसके दाम बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर जीएसटी बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, जीएसटी नहीं, एक्चुअली सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस। फिर जो पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट है वो इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। इसी इनएफिशिएंसी के बिहाफ पे अगर आप देखो तो सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को एयरपोर्ट बेच रही है, अदानी वगैरह को काफी सारे एयरपोर्ट बेचे गए। तो कुल मिला के एविएशन सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म विजनरी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की जरूरत है, तब जाके एविएशन सेक्टर पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल को मीट कर पाएगा। अभी ऑथर के हिसाब से एविएशन सेक्टर पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल को मीट नहीं कर पा रहा है। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं ऑथर? ऑथर का बोलना है कि कोविड-19 से आने के पहले 2019 में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिया में जिन्होंने एक एयर का टिकट खरीदा वो थे 140 मिलियन, टू बी प्रिसाइज 14 करोड़ लोग। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 14 करोड़ यूनिक इंडिविजुअल्स नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अक्सर कर फ्लाइट की जर्नी करते होंगे, तो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स कह सकते हो आप इनको। ये फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम नहीं अलग अलग एयरलाइंस का। फ्रीक्वेंट फ्लायर मतलब कि एक इंडिविजुअल जो कि ऑब्वियस सी बात है एक साल में ज्यादा एयर जर्नी करता है। तो अगर मैं मान लो दिल्ली से लखनऊ आया, लखनऊ से दिल्ली गया, तो उस केस में मैंने एक साल में 2 जर्नी कर ली। तो ऑब्वियस सी बात है 2 जर्नी कर ली तो 140 मिलियन जो एयर टिकट्स हैं वो 14 करोड़ यूनिक लोग नहीं है, उसमें रिपीटेशन भी हो सकता है। तो ये मान के चल लो कि 3.5 करोड़ से 4 करोड़ फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं इंडिया के अंदर एयर जर्नी के। तो आप इसके बेसिस पे कह सकते हो कि हमारी देश की 4% से कम आबादी अभी एयर में ट्रेवल करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का एक बहुत छोटा तबका एयर ट्रेवल को अफोर्ड कर सकता है। कुछ कंट्रीज है जैसे ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, वो बहुत आगे हैं इंडिया के। इनके यहां पे जो लोग हैं वो एक बड़ी क्वांटिटी में एयर ट्रेवल को अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया गया है आयरलैंड। 2019 में आयरलैंड की बहुत कम आबादी है, केवल 50 लाख की आबादी है इनकी। यहां पे 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स थे, 2 करोड़ 80 लाख टिकट बिके। 2 करोड़ 80 लाख पैसेंजर्स थे 50 लाख की आबादी वाले देश में। यूरोप में आबादी है 44 करोड़ की और पैसेंजर्स कितने थे? 114 करोड़। यूनाइटेड स्टेट्स में आबादी है 32 करोड़ 50 लाख की, पैसेंजर्स कितने थे? 92 करोड़ 70 लाख लोग। तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यहां पे आप देख सकते हो कि एयर ट्रेवल का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा है। इंडिया का तो कुछ भी नहीं इनके सामने। चलो डेवलप्ड इकोनॉमी छोड़ो, डेवलपिंग की बात करो। ब्राजील की बात करिए, 21 करोड़ की आबादी, 11 करोड़ पैसेंजर्स, लगभग 12 करोड़ पैसेंजर्स। मलेशिया 3 करोड़ 30 लाख की आबादी और 6 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स। इंडोनेशिया 28 करोड़ की आबादी और 11.6 करोड़ पैसेंजर्स। चाइना 140 करोड़ की आबादी और 6 करोड़ 60 लाख पैसेंजर्स। तो वहीं पे इंडिया ऑलमोस्ट 125 करोड़ की आबादी, लेकिन टिकट कितने हैं? केवल 14 करोड़। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि जिस लेवल का हमारे एविएशन मार्केट का पोटेंशियल है, उस लेवल का हम ओवरऑल इसके पोटेंशियल को मीट नहीं करा पा रहे हैं। बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो, चाहे डेवलप्ड से करो चाहे डेवलपिंग से करो। इनफैक्ट इथोपिया और इजिप्ट से भी परसेंटेज के टर्म्स में हम पीछे चल रहे हैं। फिर अपनी बात बता रहे हैं ऑथर। ऑथर बता रहे हैं 1995 में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर कंपनी खोली। 2002 में सोचा कि एक एयरलाइंस खोल सकते, एयर डेक्कन के फाउंडर है। ऑथर कह रहा है कि बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स आ गए। अब इस टेलीविजन चैनल के चलते एडवर्टीजमेंट का मौसम आ गया। जब एडवर्टीजमेंट का मौसम आया तो एंटरप्रेन्योरियल एनिमल स्पिरिट्स बाहर निकल के आ गई। जो दिमाग वाले लोग थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के आप कह लो ओवरऑल फाइनेंशियली फीजिबल बना सकते हैं। जिसे ऑथर यहां पे बोल रहा है कि 2002 में ये ल्यूटन एयरपोर्ट से निकल रहे थे। ल्यूटन एयरपोर्ट लंदन मेट्रोपॉलिटन इलाके का एक एयरपोर्ट है। यूएस जा रहे थे किसी एविएशन कॉन्फ्रेंस के लिए। अब उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा। उस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था 13 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम फ्लू थ्रू दिस टाइनी एयरपोर्ट। मतलब उस छोटे से एयरपोर्ट से
एक साल में 13 मिलियन पैसेंजर्स निकलते हैं, 1 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स निकलते हैं। और सोचिए उस समय पे इंडिया में 40 एयरपोर्ट्स थे। इंडिया के 40 एयरपोर्ट का टोटल ट्रैफिक उस टाइम पे 13 मिलियन पैसेंजर्स नहीं था। अरे आज की डेट में देखो आप, कम करोड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बात हो रही है 2002 की। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल क्या बताया जा रहा है, मतलब ऑथर का कहना यह है कि लंदन का एक छोटा सा एयरपोर्ट इंडिया के सारे 40 एयरपोर्ट से ज्यादा ट्रैफिक रख पा रहा था। फिर ये यूएस में एक डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे थे, वहां पे एक पैसेंजर आया था। वो पैसेंजर ओवरऑल एक कारपेंटर था और वो पूरी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा था। मतलब यूएस के अंदर एक कारपेंटर पूरी फैमिली के साथ फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था। तो बेसिकली इस मूवमेंट ने क्या जस्टिफाई किया, इस मूवमेंट ने ये जस्टिफाई किया कि एक समय ऐसा भी आएगा कि इंडिया के अंदर एक एविएशन रेगुलेशन आएगा और जो फ्लाइट की टिकट्स हैं वो इतनी अफोर्डेबल हो पाएंगी कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी ओवरऑल इन टिकट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सरकारों ने इसको सपोर्ट किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार ने भी सपोर्ट किया, यूपीए की सरकार ने भी सपोर्ट किया। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए यहाँ पे, जो पहले कार्टल्स बने हुए थे उन कार्टल्स को यहाँ पे तोड़ा गया। बहुत सारे एग्जांपल्स है, एनआर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की फाउंडेशन किया, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर आए यहाँ पे। आज की डेट में स्टार्टअप फील्ड में बैजू और पेटीएम का नाम हम लोग सुनते हैं। नरेश गोयल ने जेट एयरवेज को बनाया यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लेके आई। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को काफी सराहना मिली है, काफी तारीफ मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है। हाईटेक कंपनीज को बढ़ाने में, बहुत सारे कन्वेंशनल बिजनेस को बढ़ाने में आगे बहुत सक्सेसफुल रहा है। लेकिन यहाँ पे एविएशन सेक्टर की इक्विटेबल ग्रोथ नहीं हो पाई। तो ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई भारत सरकार की यहाँ पे मदद होनी चाहिए। एविएशन सेक्टर जहां पे बहुत सारे लोग पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रस्त हैं, इसको यहां पे मदद देने की जरूरत है। प्लस एक और बात बताई जा रही है, सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक नहीं देखना है, कॉमर्शियल एविएशन में पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ एयर कार्गो के मूवमेंट को भी समझना जरूरी है। एयर कार्गो मतलब जिस प्रकार से आप समुद्र से सामान ट्रांसफर करते हो उस प्रकार से कुछ अर्जेंट सामान फ्लाइट से जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अमेजोन से अगर कोई पार्सल ऑर्डर किया यूएस के अमेजोन से, तो उस केस में वो जो पार्सल है ना, बहुत सारे केस में वो फ्लाइट से आएगा, किसी फ्लाइट में लोड कर दिया जाएगा, छोटा सा पार्सल आ जाएगा। अब आप कोई बहुत बड़ी स्टेनलेस स्टील की पाइप मंगा रहे हो 50 टन की, तो वो तो है ना एयरप्लेन से आएगी, वो तो समुद्र से ही आएगी। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि भाई सबसे खास बात यहाँ पे ये, एयर कनेक्टिविटी सिर्फ पैसेंजर एयरलाइंस के टर्म में इंपॉर्टेंट नहीं, एयर कार्गो के टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाना, उन एयरपोर्ट्स में कार्गो ग्रोथ को कराना भी जरूरी है। जैसे कि हांगकांग की बात की जाए, आज की डेट में हांगकांग का एयरपोर्ट जितना कार्गो हैंडल करता है, इंडिया के 100 एयरपोर्ट्स मिलकर उतना कार्गो हैंडल नहीं करता। तो कॉमर्शियल एविएशन में सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक ही नहीं, कार्गो के ट्रैफिक पे फोकस देना भी जरूरी है, ठीक है। फिर रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट की प्लान बनकर उड़े देश का आम नागरिक इनिशिएटिव यहां पे भारत सरकार ने लॉन्च किया। उसके बावजूद भी एयर कनेक्टिविटी उतने प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाई है। ओवरऑल छोटे छोटे रूट्स पे जो एयरलाइंस है वो ऑपरेट करने में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करती है एविएशन मार्केट में, तो बड़े स्केल पे ही अगर फ्लाइटें उड़ रही हैं तो ही यहाँ पे ओवरऑल जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं वो पैसा कमा पा रहे हैं। तो उड़े देश का नाम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी वहां पे उतनी सक्सेसफुल नजर नहीं आ रही है। प्लस एक और प्रॉब्लम है, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के जो दाम है ना, जो फ्यूल वगैरह के दाम है, फिर एयर कार्गो, एयरपोर्ट्स, एविएशन फ्यूल टैक्सेस, ये सब इतने ज्यादा हो जाते हैं केंद्र और राज्य की सरकार को मिला के कि एविएशन इंडस्ट्रीज में जो बिजनेसेस इन्वॉल्व है उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के चार्जेस भी बहुत ज्यादा है। तो जो टैक्सेस, कस्टम्स, ड्यूटीज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के चार्जेस, ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसके चलते अगर आप देखोगे तो एमआरओ सर्विसेज के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल की सर्विसेज के लिए बहुत सारी जो इंडियन एयरलाइंस है ना, वो दुबई, सिंगापुर और जर्मनी भेजती हैं अपने एयरक्राफ्ट को। और यहां दुबई, सिंगापुर और जर्मनी में जो एमआरओ सर्विसेज चल रही हैं वो इंडियंस को हायर करते हैं। तो यार इंडियंस वहां पे जाके काम कर रहे हैं एमआरओ में, हमारे जहाज वहां पे जाके एमआरओ करवा पा रहे हैं, तो इंडिया के अंदर हम इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे हैं? इसका रीजन बताया जा रहा है रेगुलेशन, इसका रीजन बताया जा रहा है हाई टैक्सेस, ठीक है ना, एक्सेसिव रेगुलेशन। तो इन एक्सेसिव रेगुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, टैक्सेस ड्यूटीज को कम करने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि इंडिया के अंदर भी दुबई, जर्मनी, सिंगापुर जैसा अगर कोई इकोसिस्टम सेटअप कर दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म में यूजफुल ही होगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल 1937 की। ओवरऑल बहुत से मॉडिफिकेशंस हुए इन एक्ट्स और रूल्स में, लेकिन एरोस्पेस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे एक्ट हैं, जो नियम है, वो प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं हुए हैं। इसके चलते इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पा रही है, पैसेंजर ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहा है, कार्गो ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहा है।
अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो थोड़ा ब्लॉक से करते हैं, डीजीसीए के जो निर्देश हैं वो ज्यादा टफ होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन उतना मॉडर्नाइज्ड, वेल स्टाफ, मोटिवेटेड, इंसेंटिवाइज नहीं है। यहाँ पे जो लीड कर रहा है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक ब्यूरोक्रेट है, जबकि यहाँ पे जरूरत है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे एविएशन मार्केट में 4% भारत की जनता नहीं, 50% भारत की जनता उड़ रही हो, तब जाके हम अपने असली पोटेंशियल को मीट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये हैंड कफिंग वाला आर्टिकल मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है भाई, हेल्पिंग श्रीलंका मोर मीनिंगफुली। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंटरवेंशंस विच एड रिकवरी एंड इंक्लूड रिलीफ विद डिग्निटी शुड बी द बेसिस ऑफ एनी फ्यूचर असिस्टेंस। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत एक्यूट है, ये हम सबको पता है, उसको टैकल कर पाना बहुत मुश्किल है। फूड की अवेलेबिलिटी कम है, पैसे की अवेलेबिलिटी कम है, श्रीलंका के पास किसी भी प्रकार का बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं बचा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वहां पे आ चुकी है। और इन सब के बीच में वो लोग सबसे ज्यादा वेलरेबल है, वो हाउस होल्ड जहां पे वुमेन लीड कर रही, वहां पे जहां पे लोग डिसेबल्ड हैं, पहले वॉर वगैरह में इन्वॉल्व थे तो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हो गए हैं। अब ओवरऑल आप कह लो श्रीलंका की सरकार से मदद नहीं मिली, वर्किंग क्लास, मार्जिनलाइज्ड क्राफ्ट, प्लांटेशन वर्कर्स, इन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को भी सहा है और आज की इकोनॉमिक क्राइसिस का भी इनके ऊपर खतरनाक इंपैक्ट है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस ने फूड स्टॉक्स को डिप्लीट कर दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई श्रीलंका के अंदर, इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, श्रीलंकन रुपी बिल्कुल डिप्रिशिएट कर गया है, फूड और मेडिसिन की कमी है वहां पे, राइस, ब्रेड, दाल जैसे आइटम्स भी पिछले 6 महीनों में 50% ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ऐसे समय पे श्रीलंका की $3.5 बिलियन की मदद की है इंडिया ने। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तमिलनाडु राज्य ने केंद्र की सरकार की मदद से श्रीलंका की मदद की है। तमिलनाडु राज्य ने एक बड़ी क्वांटिटी में फूड भेजा है श्रीलंकन्स को। लेकिन सबसे खास बात यहां पे यह है कि श्रीलंका के सरकार के पास तमिलनाडु और केंद्र की सरकार की तरफ से जो भी मदद पहुंच रही है, श्रीलंका की सरकार उसको जरूरतमंदों के बीच में कैसे बांट रही है, इस बात को लेकर सवाल उठा है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और श्रीलंका की सरकार मिलकर निगोशिएशंस कर रहे हैं कि कैसे एक इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लाया जाए। इस बेच में इंडिया की तरफ से जो मदद जा रही है, उस मदद को ग्राउंड लेवल पे श्रीलंका कैसे यूज कर रहा है, इस बात को लेकर सवाल उठाया गया। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है वो मदद जो इंडिया से जा रही हो श्रीलंका के अंदर, वो जिन भी लोगों को मिल रही हो, उन लोगों को श्रीलंका की सरकार के बाकी बेनिफिट्स ना दिए जा रहे हो। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में जरूरी है कि श्रीलंका में कुछ बेसिक चेंजेस किए जाए। अभी क्या बेसिक चेंजेस किए जा सकते हैं? तो इंडिया में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, कुछ इस प्रकार का एक एक्ट श्रीलंका के अंदर आना चाहिए। इससे उनकी इकोनॉमी रिकवर करेगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी, सस्टेनेबल तरीके से एक बिजनेस एक्टिविटी भी हो पाएगी। क्योंकि श्रीलंकन स्टेट में सोशल सेफ्टी नेट्स अवेलेबल नहीं है, जो थोड़े बहुत सोशल सेफ्टी नेट है उसमें क्या है कि मैक्सिमम मंथली हाउस होल्ड कैश ट्रांसफर है 4,000 लंकन रुपीज, इंडिया की मतलब आप कह लो करेंसी में लगभग 900 रुपया। तो केवल 900 रुपया का यहां पे ट्रांसफर किया जाता है समृद्धि, यानी कि जो श्रीलंका की सरकार की पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू, और ये पैसा इनफ नहीं है वहां के हाउस होल्ड को मेंटेन करने के लिए। तो जिस प्रकार से मनरेगा है इंडिया के अंदर कि किसी भी हाउस होल्ड को 100 से 120 दिन का काम मिल जाएगा साल में, कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम श्रीलंका के अंदर आना चाहिए। और इस प्रोग्राम में अगर कोई आदमी आके काम करता है तो उसकी जो 70% पेमेंट होगी इन काइंड होगी, मतलब 70% के बदले में उसको फूड, फ्यूल, दाल, आटा, चावल, घर की कुछ जरूरत का सामान, केरोसिन, गैस वगैरह मिल जाए, और बाकी 30% उसको कैश दे दो, जिससे वो जो छोटे मोटे अपने दूसरे मिसलेनियस खर्चे हैं वो पूरे कर सके। तो इससे एक बेसिक रिक्वायरमेंट इन गरीब लोगों की पूरी हो जाएगी, कम से कम इनकी पेट में खाना चला जाएगा, कम से कम खाने के आइटम में तो महंगाई से लड़ सकेंगे। तो मनरेगा जैसी एक स्कीम चलाओ श्रीलंका के अंदर, उस स्कीम की 70% जो पेमेंट है वो राशन वगैरह के थ्रू करो, ये राशन इंडिया की तरफ से आ रहा है ग्रांट की तरह, बाकी 30% कैश में पेमेंट कर दो। तो उससे लोग जो भी मिसलेनियस आइटम है जो कि ऑब्वियसली बात है ग्रांट में नहीं दिया सकते, उसको मार्केट से जाके खरीद सके, तो इससे लोगों का इमोशनल, फिजिकल और न्यूट्रिशनल वेलबींग होगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। बट अब आइडिया तो आपने दे दिया मनरेगा जैसी स्कीम, इंडिया की सरकार मनरेगा स्कीम को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से। अलग अलग राज्य की सरकारें हमेशा केंद्र की सरकार से शिकायती करती रहती हैं कि आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपने कम पैसा एलोकेट किया। जब पैंडेमिक फैला तो पहले साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए केंद्र की सरकार ने मनरेगा में, उसके बाद भी केंद्र की सरकार को गालियां पड़ी कि भाई तुम्हारा मनरेगा का एलोकेशन कम है। इस बार सरकार ने थोड़ा और कम कर दिया। तो जब हम इंडिया के अंदर ही मनरेगा पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रीलंका के मनरेगा को कैसे चलाएंगे? तो यहां पे ऑथर ने आइडिया तो दे दिया। ऑथर कौन है? तो SCC इलान गोवन साहब है।
सोशल वर्कर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने जाफना में भेजा। तो इनका बोलना है कि जैसे इंडिया की मनरेगा स्कीम है, इस प्रकार की कोई स्कीम इंडिया श्रीलंका में चलवा सकता है। अब इंडिया अगर ऐसा कोई प्रपोजल रखेगा, श्रीलंका की सरकार मान लेगी, बट सवाल ये उठता है कि प्रपोजल के अंदर सामान बांटेगा कौन फ्री में? क्या इंडिया के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो बांटे ही जाए सामान को? समझ गए? ये एक बड़ी प्रॉब्लम। प्लस क्या बताया जा रहा है कि भाई ऑन जॉब ट्रेनीशिप्स को यहां पे प्रमोट करना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स को श्रीलंका की मदद में डिप्लॉय करना चाहिए। भाई देखिए, इंडिया के पास भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, हम कोई अमीर कंट्री नहीं है, हमारे यहाँ पे भी गरीब बहुत ज्यादा है। अगर हम श्रीलंका को फ्री में पैसा बांटने लगेंगे तो अपनी सरकार अपने लोगों के लिए क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखने में आपको एक बार को अनएथिकल इमोरल लग सकता है, लेकिन हमारी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, हम श्रीलंका की कहां तक करेंगे? यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है कि 50 लाख ग्रुप श्रीलंका के अंदर बहुत वल्नरेबल है। ये 20% है श्रीलंका की आबादी के, पोरेस्ट है। ओवरऑल इंडिया से जो भी मदद जा रही है वो इनके पास जानी चाहिए। चलिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब इंडिया से जो मदद जा रही है वो सबसे गरीब तबके के पास जाएगी तो बढ़िया है। तो ओके, अगर 10 लाख फैमिलीज तक इंडिया पहुंच पाता है, जो कि 15% है श्रीलंका हाउस होल्ड के, तो इससे क्या होगा कि कुछ हद तक जो श्रीलंका का सबसे गरीब तबका है उसको मदद मिलेगी। उनके मार्केट में जो फूड के प्राइसेस के दाम है वो थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे, और धीरे धीरे बाकी जो आबादी के सेक्शन है वो भी कोप अप करना शुरू कर देंगे। तो यहां पे इंडिया क्या कह रहा है कि लंकन रुपीस के एक्सचेंज में इंडिया अपना रुपया दे। उस रुपयों से क्या होगा कि ओवरऑल श्रीलंका इंडिया के मार्केट से चीजें खरीदेगा, तो इंडिया के अंदर की सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगी, और हम श्रीलंका की डेवलपमेंट में भी मदद कर सकते हैं, तमिलनाडु के थ्रू एड पहुंचा सकते हैं श्रीलंका के अंदर। अब खास बात एक और है यहाँ पे दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने हमेशा मुसीबत के समय पे श्रीलंका को मदद की, लेकिन जब श्रीलंका मुसीबत में नहीं होता है तब इनकी सरकारें उतनी प्रो इंडिया रहती नहीं है। ये चाइना की इन्वेस्टमेंट्स बुलाने लगते हैं, ठीक है? जापानीज इन्वेस्टमेंट से इंडिया को प्रॉब्लम नहीं, बट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया को प्रॉब्लम है। चाइनीज श्रीलंका के अंदर इंडिया को स्ट्रेटेजिकली पुश बैक करना है। आज की डेट में जब श्रीलंका पूरी तरीके से डेट ट्रैप में फंस चुका है, चाइना की तरफ से कोई ग्रांट, कोई मदद नहीं आ रही, ऐसे समय पे इंडिया मदद कर रहा है। कल की डेट में अगर श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत सुधर जाती है, आईएमएफ के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है, इनकी इकोनॉमी इंप्रूव होती है, क्या गारंटी इनके लीडर्स इंडिया के साथ इस रिश्ते को ध्यान रखेंगे, इंडिया की तरफ से जो इतनी मदद आई उसको याद रखेंगे, इंडिया को कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, कुछ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट देंगे? अरे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कोलंबो में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि इस आर्टिकल में नहीं लिखे हैं, मैं अपनी तरफ से आपको मिला के बता रहा हूं। फिर श्रीलंका के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो 2021 में बैन लगाया गया, तो उसके चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 50% गिर गया। तो इस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो टाइमली तरीके से फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, फार्मर्स को री एंगेज करके कल्टीवेशन को बढ़ाने की जरूरत है। कल्टीवेशन बढ़ेगा, ज्यादा क्रॉप्स पैदा होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस प्रेशर है श्रीलंका के मार्केट के अंदर वो कम हो जाएंगे। फार्मर्स को चीप क्रेडिट देना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक्सपर्टीज को यहाँ पे शेयर करना, फार्म इक्विपमेंट सबसे हाईएस्ट लेवल का, इसकी मदद पहुंचाना भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका की सरकार को। तो अभी तक जो $3.5 बिलियन की हमने मदद दी, और लगभग आप कह लो बहुत सारे टन्स ऑफ राइस और व्हीट वहां पे भेजा है, और अभी तो सुनने में यह आ रहा है कि तमिलनाडु केंद्र सरकार की मदद से 4,500 मेट्रिक टन राइस और दूसरा रीफ मटेरियल और भेज रहा है श्रीलंका के अंदर। तो नो डाउट ये मदद इंडिया की तरफ से जा रही है, इंडिया को एक्टिवली मदद करनी भी चाहिए, बट इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में इस मदद के बदले में श्रीलंका से हमें भी कुछ मिले। हम चाइना जितने एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट के नहीं हो सकते, पर हमें बेवकूफ भी नहीं बनना है कि मदद करे जाओ, बाद में ये हमें ही साइड कर दे। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। प्लस एक और चीज बताई जा रही है, जब सिविल वॉर खत्म हुआ था श्रीलंका के अंदर, तो इंडिया ने एक हाउसिंग प्रोग्राम चलाया था श्रीलंका के अंदर। इस हाउसिंग प्रोग्राम को जो सबसे गरीब तबका था, खासकर जो तमिल इलाका था, नॉर्दर्न श्रीलंका था, वहां पे लोगों के लिए रहने के लिए कुछ घर बनाए गए, कुछ आप कह लो ये ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटीज, लिविंग कम्युनिटीज बनाई गई। तो वहां पे जो लोग थे वो उन घरों पे रह पाए। ऐसे 50,000 साल बनाए 5 सालों में। इस प्रकार के कुछ घर अगर और बनाए जाते हैं तो बेसिकली इंडिया के लिए जो गुडविल है श्रीलंका के अंदर वो आगे बढ़ेगी। हालांकि मैं बता दूं कि जो सिंहला पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो इंडियंस को कुछ इस प्रकार से देखती है कि इंडियंस तमिल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ओके, तो ये सब कुछ इश्यूज हैं। और अब तो तमिलनाडु से एक और डिमांड उठ के हो रही कि कच्चा थीवू आप श्रीलंका से वापस लो। ये अब अपने आप में एक और बड़ा बवाल है। कच्चा थीवू आइलैंड जो हम ऑलरेडी श्रीलंका को दे चुके हैं, अब वापस कैसे लें? तो कुछ इश्यूज है श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में जिनके बारे में यहाँ पे बात की गई। फिर ट्यूबरक्लोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए? हमारा जो रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें क्या डिफिशियंसीज है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक खतरनाक बीमारी है,
ओवरऑल हर साल ये 15 लाख लोगों को मारती है पूरी दुनिया भर में, और उन लोगों को अफेक्ट करती है जो कि एडल्ट हैं, अच्छा खासा बच्चों को भी करती है, एडल्ट को भी करती है। तो उस केस में जो एडल्ट के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो यहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी जो फैमिली है वो इम्पोवेरिश हो जाती है। इंडिया टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ये दुनिया भर में हर दिन 1400 लोगों को मारता है। 1950s में, 1960s में एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन और टीबी के डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में इंडिया सबसे आगे था। 1962 का नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया के अंदर शुरू किया गया। ये एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोग्राम था। टारगेट क्या था कि कैसे ना तैसे करके टीबी को इंडिया के अंदर कंट्रोल किया जाए। ठीक है भाई, क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ? डब्ल्यूएचओ के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेशनल टीबी कंट्रोल प्लान 1962 जो भारत सरकार ने चलाया था वो कंट्रोल नहीं हो पाया, तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमने क्या किया कि चलो भाई डब्ल्यूएचओ जो प्रोग्राम चला रहा है उस हिसाब से काम करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ की कंडीशंस के हिसाब से हम एक नया प्रोग्राम लेके आए, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। डब्ल्यूएचओ ने डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो मेथोडोलॉजी अपनाई थी वही डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अपनाई थी। तो सेम मेथोडोलॉजी के बेसिस पे इंडिया के अंदर RNTCP बना तो दिया, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्लान बना तो दिया, लेकिन इंडिया में चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और डब्ल्यूएचओ अपनी प्रोग्राम्स किस हिसाब से बना रहा था, डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से बना रहा था। तो इंडिया में जो टीबी कंट्रोल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो गड़बड़ा गई, ना भारत सरकार के 1962 के प्रोग्राम के थ्रू और ना ही डब्ल्यूएचओ के इस नए प्रोग्राम के थ्रू हम टीबी की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या थी RNTCP में? RNTCP में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मॉनिटरिंग का फैसिलिटी नहीं थी। RNTCP के अंदर भारत सरकार की तरफ से पैसे की मदद जारी थी टीबी कंट्रोल के लिए, लेकिन कितना टीबी कंट्रोल हो रहा है, किस किस को टीबी है, कौन पोटेंशियल टीबी कैरियर हो सकता है, कितने लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है, इन सब चीजों को मॉनिटर करने का जो रिसोर्स था, जो आप कह लो इंतजाम था, वो हमारे पास नहीं था। ये इंतजाम हमने एड्स की बीमारी में कर रखा था। हमने एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था। उससे पहले एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर एड्स टास्क कंट्रोल फोर्स थी। इसका काम क्या था? सेंटिनल सर्वेलेंस करना, ये देखना कि एड्स की बीमारी फैले ना। तो पहली बात, जो लोग ऑलरेडी एड्स से ग्रसित हैं वो किसी और को बीमारी ना फैला पाए। दूसरा, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एड्स की प्रॉब्लम को लेके स्कूलों में एजुकेशन बढ़ाई गई, सेफ सेक्स की नॉलेज यहां पे लोगों को दी गई, फिर रेड रिबन क्लब्स बनाए गए स्कूल्स कॉलेजेस में, जिससे ओवरऑल ये जो एड्स का स्टिग्मा है इसको हटाया गया, और दूसरा एड्स की फैलने की वजह लोगों तक पहुंचाई गई। इस प्रकार का अवेयरनेस कैंपेन टीबी के RNTCP प्रोग्राम में नहीं था। दूसरा, RNTCP प्रोग्राम में एक और चीज नहीं थी, मॉनिटरिंग नहीं थी। एक तो अवेयरनेस भी नहीं था, दूसरी मॉनिटरिंग भी नहीं थी। तो एड्स अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हुआ तो इस बात को मॉनिटर करना कि हाँ भाई वो इंडिविजुअल कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, ओवरऑल इस बीमारी को फैला तो नहीं रहा है, अपना ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इस प्रकार की मॉनिटरिंग टीबी में नहीं हो रही थी। और जब आप इस प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। सोर्स रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? जिन लोगों के पास बीमारी है और वो पोटेंशियली उस बीमारी को दूसरे लोगों को फैला सकते हैं, उन लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग रखना है, ये आप कहते हो सोर्स रिडक्शन। बेसिकली यही तो कोविड में भी हो रहा था। कोविड में अगर कोई एक पोटेंशियल इंडिविजुअल है जिसको कोविड हो गया, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इंडिविजुअल किसी और के टच में ना आए। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के ज्यादातर केसेस पल्मोनरी टीबी माने जाते हैं, मतलब वो टीबी, वो इन्फेक्शन जो आपके लंग्स में हुआ, बट ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन होता है। टीबी और प्रकार के होते हैं जिसमें दूसरे ऑर्गन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो टीबीज हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना, हर टीबी को पुल्मोनरी मान लेना, ये सही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि टीबी को डोरमेंट फेज में अपनी बॉडी में लेके चलते हैं, वो कभी भी रिएक्टिवेट हो सकता है, टोबैको की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इम्यून फंक्शन की वजह से, डिजीज की वजह से, अल्कोहल की वजह से। तो वो चीज भी यहाँ पे मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर किसी को टीबी हुआ है, वो ठीक हो गया है, तो जरूरी यह है कि उसको बताया जाए कि गोली गलत आदत को अडॉप्ट मत करो, ये गलत आदत फिर से तुम्हें बीमार कर सकती है। तो ये सब बातें हैं भाई। डिजीज के बर्डन को कम करने के लिए डिजीज को कंट्रोल करना और उसके लिए उसके सोर्स को रिड्यूस करना, बेसिकली जड़ से उस प्रॉब्लम को हटाना, तो उसके फैलाव को रोकना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो कि हमने एड्स में अप्लाई किया बट टीबी में अप्लाई नहीं किया। प्लस एक और चीज होती है, क्या कहा जाता है, एक होता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, तो लोग ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ठीक से खाना पीना खाएंगे, ओके, और उसके चलते ऑटोमेटिकली जो बीमारियां वो ठीक हो जाएंगी। तो हाउसिंग मिलने के चलते न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इनकम, आपको रहने का घर मिला, आपको खाने का अच्छा चीज मिली, न्यूट्रिशन मिला, अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छा इनकम मिला, इससे ओवरऑल
ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी, जो भी बीमारी आपको है उनका इंसिडेंस कम होगा। टीबी के ऊपर भी अप्लाई होता है। इस सेक्युलर ट्रेंड के चलते टीबी के केसेस हर साल 1% से 1.5% गिरते हैं, बट वो इनफ नहीं है, हमें इनको और कम करने की जरूरत है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पर 1 लाख टीबी के केसेस 200 से गिर के 50 पहुंच जाए। अब ये हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ओनली टाइम विल टेल। फिर भाई आंध्र प्रदेश की सरकार जो एजुकेशन के फील्ड में इमरजेंसी में डिसीजंस ले रही है, इनको यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 2022-23 जो एकेडमिक ईयर है, वो आंध्र प्रदेश की सरकार के लिए थोड़ा स्कूल एजुकेशन के फील्ड में ट्रबलिंग हो सकता है। वाईएस कांग्रेस पार्टी एजुकेशन के फील्ड में कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स ले रही है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार का ये बोलना है कि अगर कोई एक बच्चा स्कूल में एंट्री मारता है, तो जब वो स्कूल से बाहर निकले ना, वो एक ग्लोबल सिटीजन बन के निकले। ठीक है भाई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो आंध्र प्रदेश का, वो क्या कह रहा है, कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोर्स कर रहा है। रोट लर्निंग नहीं, तो किताबों को घेट लिया, जो आपके रिटर्न नोट्स है उनको घोट लिया, रट लिया। ये ऑब्जेक्टिव सही नहीं है, ये मोडस ऑपरेंडी सही नहीं है। सही क्या है, चीजों को सीखना, चीजों को समझना, क्लासरूम में पार्टिसिपेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को डेवलप करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है आंध्र प्रदेश का, वो बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हैं। और इन इनिशिएटिव्स को इसी साल 5 जुलाई से लागू किया जा रहा है। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो भैया, पहली बात तो प्रिंटिंग एंड सप्लाइंग टेक्स्ट बुक, ये तो खैर हर साल का हिसाब होता है। दूसरा, टीचर्स को इंग्लिश सिखाना। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश की सरकार एक लेजिस्लेशन लाई थी कि पब्लिक स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में तेलुगु की बजाय अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। लॉजिक क्या था सरकार का, कि तेलुगु से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में जॉब के लिए इंग्लिश रेलिवेंट है। अब इस बात को लेके काफी बवाल हुआ था। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइस है। सॉरी, हाई कोर्ट में सब जुडाइस है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, एक मिनट, सॉरी, ये जो चीफ मिनिस्टर का इंग्लिश मीडियम प्रोजेक्ट था कि भाई तेलुगु को हटा के इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ये हाई कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सॉरी। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो भैया पब्लिक स्कूलों में मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इस बात को लेके प्रॉब्लम है। लेकिन वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने यहां पे क्या किया कि जितने भी टीचर्स थे उनको इंग्लिश की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो ठीक है भाई, तेलुगु से भी पढ़ाई होगी और अंग्रेजी से भी पढ़ाई होगी। मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार का टारगेट है कि हम अंग्रेजी भी बच्चों को सिखाएंगे उतनी ही प्रायोरिटी पे जितनी प्रायोरिटी पे हम तेलुगु सिखा रहे हैं। क्योंकि इनका यह मानना है कि अंग्रेजी अगर बच्चे सीखते हैं तो वो मार्केट में ज्यादा सक्सेस होंगे। कहीं ना कहीं ये बात सही है, फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, बड़े बड़े एमएनसीज में काम करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। हालांकि तेलुगु सीखने से कोई नुकसान नहीं है। तो बेसिकली तेलुगु भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो, हो सके तो हिंदी भी सीखो, हर चीज यहां पे काम आएगी। फिर सेक्शन 12 क्लास 1 सब क्लास सी ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इंप्लीमेंटेशन, ये भी आंध्र प्रदेश की सरकार का टारगेट है यहाँ पे। फिर भाई क्या बताया जा रहा है कि स्कूल के सिलेबस को सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से करना। बेसिकली आंध्र प्रदेश का जो इंडिजीनियस उनका जो बोर्ड है, उसका जो सिलेबस है, उसकी वजह सीबीएसई के सिलेबस को ज्यादा प्रायोरिटी दो। चूंकि इनका ये मानना है कि आज की डेट में जितने भी एग्जाम्स हो गए, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, ये बहुत हद तक सीबीएसई ओरिएंटेड है। तो अगर सीबीएसई ओरिएंटेड पढ़ाई होगी स्कूल के कॉलेजेस में, स्कूलों में, तो उससे बच्चों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकालने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स मेजर स्केल पे जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन अब इससे थोड़ा बवाल भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सा बवाल हो रहा है। एक तो कंजर्वेटिव तबके के लोग हैं, जो तेलुगु नेशनलिज्म वाले लोग हैं, वो क्या बोलेंगे कि यार ये आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती अंग्रेजी क्यों घुसेड़ रहे हो। ठीक तो है, तेलुगु चल तो रहा था, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख तो रहे थे, अब अंग्रेजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तेलुगु कम दोगे, तो कैसे काम चलेगा। स्कूल की मैपिंग एक्सरसाइज को लेके भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार का प्रॉब्लम, मतलब प्लानिंग क्या है कि सैटेलाइट फाउंडेशनल स्कूल बनाए जाएंगे प्री प्राइमरी 1 और प्री प्राइमरी 2 के लिए। फाउंडेशन स्कूल बनाए जाएंगे क्लास 1 और 2 के लिए। फाउंडेशन प्लस स्कूल बनाए जाएंगे क्लास 1 to 5 के लिए। प्री हाई स्कूल बनाए जाएंगे क्लास 1 to 8 के लिए। हाई स्कूल बनाए जाएंगे क्लास 3 to 10 के लिए। हाई स्कूल प्लस बनाए जाएंगे क्लास 3 से 12 के लिए। और उसके बाद स्कूल की मैपिंग की जाएगी, स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज होगी। अब आप बोलोगे सर ये स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज क्या होती है? आंध्र प्रदेश के अंदर एक रीजन के हिसाब से कहां पे कितने स्कूल होने चाहिए और किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, इसको आप बोलते हो स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पहले 30 जून को डेडलाइन सेटअप की थी। इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया 31 जुलाई तक। मतलब सरकार यहां पे क्या कर रही है कि आंध्र प्रदेश के किस इलाके में कितने स्कूल होने चाहिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड के, ये सरकार तय करेगी। इसी को बोला जा रहा है यहां पे स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज। अब स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज को बहुत ही अर्जेंट स्केल पे किया जा रहा है। एक ये हो रहा है। दूसरा,
जो पहले स्कूल थे, अभी स्कूल मैपिंग होगी तो कुछ नए जगह पे स्कूल कम होंगे, उन नए जगहों पे थोड़े बहुत टीचर्स भेज दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स भेज दिए जाएंगे, पुरानी जगह पे थोड़े कम कर दिए जाएंगे, तो उससे टीचरों की शिफ्टिंग करनी होगी। कोई टीचर का ट्रांसफर एक स्कूल से दूसरे स्कूल हो जाएगा, ठीक है। इससे टीचर्स के प्रमोशन पे इंपैक्ट आएगा, उनका ट्रांसफर होगा। अभी जैसे टीचर के ट्रांसफर प्रमोशन की बात आ गई तो टीचर धरना प्रदर्शन पे उतर गया। तो हो क्या रहा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार एजुकेशन के फील्ड में इतने अर्जेंट बेसिस पे इतनी तेजी से डिसीजन ले रही है कि ये डिसीजन सबके द्वारा पचाया नहीं जा पा रहा। तो जब टीचर स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात आई तो यहां पे बवाल होना शुरू हो गया। जब एकदम से इंग्लिश ट्रेनिंग दी जाने लगी टीचर्स को तो यहां पे बवाल हो गया। आरटीआई एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को लेके भी थोड़ी बहुत नाराजगी है। स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज को लेके कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इतनी अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी जल्दी में करने में डिसीजन कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, इनइक्विटेबल एक्सेस हो जाएगा एजुकेशन का। तो ओवरऑल ऑथर भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की सरकार को रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये जो स्टेप्स हैं लॉन्ग टर्म में बहुत रेलेवेंट है, इनको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करिए। एकदम से अगर आप इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे तो इनका एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलते हैं आज के अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा क्रॉस कर चुकी है, तो जल्दी से ये मैं आखिरी आर्टिकल डिस्कस करूं। वैसे मैंने चला 6 करूंगा, 4 अब तक डिस्कस कर चुका हूं, एक और डिस्कस कर लेता हूं। अ मैटर ऑफ इंपोर्ट और स्पेक्टर ऑफ वाइडर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए इंडिया का जो मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है ये जून में बहुत ज्यादा था, 25.6 बिलियन डॉलर, अब तक का सबसे रिकॉर्ड। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के हिसाब से जून में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 25.6 बिलियन डॉलर है। मतलब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 25.6 बिलियन डॉलर ज्यादा किए। जून में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 16.8% बढ़े। तो जून 2022 में जून 2021 के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट 16.8% बढ़े। मई में ग्रोथ 20.6% थी, मई 2022 में कंपेयर टू 2021, बट जून में थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया के जो टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें से 4 आइटम इंजीनियरिंग गुड्स, कॉटन यार्न, ड्रग्स और फार्मा और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इनका एक्सपोर्ट जून 2022 में जून 2021 के कंपैरिजन में कम हुआ है। यह अपने आप में टेंशन की बात है। जून 2021 में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स 98% ज्यादा थे, इस बार कम हो गए। अब उसकी एक वजह यह भी है कि देखिए सरकार पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट को इस समय पे डिस्करेज कर रही है। ऑलरेडी पेट्रोलियम की कमी मार्केट में कम है, हम क्रूड ऑयल को ज्यादा इंपोर्ट करते हैं फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये पेट्रोलियम इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल हो जाए, ये हमारा टारगेट है। ओके, ये सब यहां पे बताया जा रहा है। जो इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, वो कितने थे जून में? 63.6 बिलियन डॉलर। ओके, तो लगातार 60 बिलियन डॉलर का जो नंबर है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर क्रॉस कर रहे हैं पिछले 4 महीनों से। फिर जो कोल इंपोर्ट्स थे वो 242% बढ़े पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल कोल 242% ज्यादा मतलब आप कह लो इंपोर्ट हुआ है। ओके, गोल्ड भी अच्छा खासा इंपोर्ट हुआ है। अगर देखा जाए तो मई में जो गोल्ड था, ठीक है ना, 160 टन इंपोर्ट हुआ। आप कह सकते हो कि मई में इंपोर्ट हुआ था गोल्ड 6 बिलियन डॉलर, जून में हुआ 2.6 बिलियन डॉलर। लेकिन ये जो जून 2022 का 2.6 बिलियन डॉलर है वो जून 2021 से 169% ज्यादा है। तो हमारा गोल्ड का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, हमारे पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, और इन सब इंपोर्ट को हमें टैकल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। या तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता तो हम कितना भी इंपोर्ट कर रहे होते एक बार को जस्टिफाइड होता। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तब हमारे लिए टेंशन की बात है। ओके, फिर ऑयल, फर्टिलाइजर, कोल, गोल्ड, ये किस हद तक इंडिया के अंदर इनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये इंटरनेशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक जो बहुत बुरी न्यूज यहां पे निकल के आ रही वो ये है कि रुपी की वैल्यू व्हेन कंपेयर टू यूएस डॉलर और गिर गई है, 79.37 पे पहुंच गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि रुपी 82 तक भी यहां पे पहुंच जाएगा। खास बात ये कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 3% ऑफ जीडीपी पहुंच सकती है, जो कि 2021 में 22 में 1.2% थी। प्लस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स, एफआईआई और एफपीआई, ये भी लाखों करोड़ की तादाद में इंडिया से बाहर निकल गया है। तो जो हमने इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व सेटअप किया है ना, ये बहुत तेजी से कम हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन पे हम थोड़ा डिसएडवांटेज में जा सकते हैं, पूरा डिसएडवांटेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 600 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है। बट फिर भी हमें चीजों को अर्जेंट बेसिस पे टैकल करने की जरूरत है, इसलिए सरकार रेपो रेट बढ़वा रही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टफ पॉलिसी स्टांस लेगी आगे शायद। गोल्ड के इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटीज है बढ़ाई गई हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। एक्सपोर्ट्स के लिए हमेशा इंसेंटिव दिया जा रहा है, अब ड्यूटी लगाई जा रही ताकि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो। कोल का इंपोर्ट आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि मानसून में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो कोल का इंपोर्ट भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट यहां पे बहुत तेजी से बढ़ेंगे, इस बात के चांसेस कम है।
लेकिन इंपोर्ट यहां बढ़ते जाएंगे, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म फ्रेम में मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान पे रखते हुए बहुत प्रॉपर तरीके से स्टेप्स लेने होंगे, तब हम इस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को हैंडल कर। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो थोड़ी लंबी है बट वर्थ इट। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, दैट विल बी स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के ज्वाइन पर दबा कर करें। हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय, ध्यान रखिए अपना सेहत का। बाय बाय, टेक केयर।